हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का एजुकेटर। तो क्या हाल है जी, कैसे हो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? तो आज आपके लिए लेके आया हूं एक अपॉर्चुनिटी अलर्ट। तो बता दूं कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ने, जो कि है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, अपनी पीएचडी की एडमिशन की नोटिफिकेशन जो है लॉन्च कर दी है। आज मैं आपको बताऊंगा ऑल अबाउट आईआईएसटी त्रिवेंद्रमपुरम पीएचडी एडमिशन, जो कि है जी जुलाई 2023 का। वो क्या कर रहे हैं जी, इनटेक कर रहे हैं। तो जुलाई 2023 में बच्चों उन्होंने क्या लेना है जी, इनटेक। उसके बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, और कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उनके बारे में क्या करनी है, आज चर्चा करनी है। ठीक है, एक बात बता दूं कि आईआईएसटी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि ये क्या है। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में रिसर्च के लिए, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स। चलो अभी जैसे ही हम शुरू करेंगे तो बीच में मैं आपको बताऊंगा कि आईआईएसटी किसके लिए जाना जाता है। तो पीएचडी के फॉर्म यहां पे निकल गए हैं। ठीक है, जिन बच्चों का सपना है ऐसे इंस्टीट्यूट से क्या करने का, पीएचडी करने का, और एक शोध कार्यकर्ता यानी कि रिसर्चर बनने का, तो ये है जी उनके लिए अपॉर्चुनिटी। आओ शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो बता दूं कि आईआईएसटी है क्या। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कहां स्थित है जी, त्रिवेंद्रमपुरम में, इज एन ऑटोनोमस अकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, एक ऑटोनोमस अकेडमिक इंस्टीट्यूट है जी, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बच्चों। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका एक और भी छोटा सा क्या है, योगदान, किसमें, इसरो में। तो क्या है, क्या आईआईएसटी, आपको बता दूं, ये एक ऑटोनोमस अकेडमिक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूट है। अच्छा, अगर आप आईआईएसटी एक बार पहुंच गए तो आपके पास क्या है, इसरो जाने की टिकट। क्योंकि ये क्या करता है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो हैं इसरो में, वो आईआईएसटी से ही क्या होते हैं, प्लेस होते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे आप पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज टू द आईएसआरओ एंड अदर नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रीज। तो बहुत ही ज्यादा क्या है जी स्कोप, आप बहुत अच्छे रिसर्चर बनोगे। जिन बच्चों का सपना है आईएसआरओ जाने का, तो आईआईएसटी क्या है, एक टिकट है आप लोगों के लिए, क्या है, एक ट्रेन है आप लोगों के लिए इसरो जाने के लिए। पहला तो आपको वहां पे रिसर्च करवाई जाएगी, पीएचडी करवाई जाएगी, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, आप बड़े अच्छे रिसर्चर बनोगे। इन द एंड आपकी प्लेसमेंट इसरो जैसे और भी कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया की, वहां पे आपकी क्या हो सकती है जी, प्लेसमेंट हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आईआईटी जो है, ये आईआईटी बोलती, जो हमारे पीएचडी प्रोग्राम है, आईआईएसटी किन किन सब्जेक्ट्स में पीएचडी जो है, किन किन डिपार्टमेंट्स में पीएचडी जो है हमें ऑफर कर रहा है, आओ देखें। सबसे पहले है जी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। जो फॉर्म के हिसाब से, अभी वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो वेबसाइट के हिसाब से ये डिपार्टमेंट्स में क्या है, अभी पीएचडी की सीट्स जो हैं उन्होंने निकाली हैं। इसमें सबसे पहले है जी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले भी देख लो, केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले तो खासकर इसको बहुत अच्छी तरह समझें। ठीक है, इसके सारे प्रोसेस को आज अच्छी तरह समझना। मैं सारा मिनिमम जो भी हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सब कुछ आपको बता दूंगा। इवन वेबसाइट का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आओ जी बढ़ते हैं आगे। सो वाई, अब आता है सवाल के वाई आईआईएसटी, क्यों जाऊं मैं आईआईएसटी में, क्या है क्या आईआईएसटी में। अभी तो बता दिया कि आईआईएसटी में क्या है जी, एक इसरो जाने की टिकट है, बट क्या मेरा वहां पे जो शौक है वो पूरा होता है। जैसे मेरा शौक किसमें, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स में, क्या आईआईएसटी में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी करवाई जाती है। फिजिक्स में तो करवा रहे हैं, तो नैनो फिजिक्स में भी तो हो सकती है। बट मैं आपको बता दूं बच्चों, आईआईएसटी में एस्ट्रोनॉमी
एस्ट्रोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, अगर आप सर्च करना तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट के बच्चों जो हैं हमारे रिसर्च पेपर्स आईआईएसटी प्रोवाइड करवाता है हर साल। ठीक है जी, आओ देखें जी और किसमें आईआईएसटी फिजिक्स की फील्ड में किसमें पीएचडी करवाता है। ठीक है जी, अब फिजिक्स तो उन्होंने लिख दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, अब उसके अंदर कौन कौन सी जो है हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है, अप्लाइड अडेप्टिव ऑप्टिक्स, जिनको ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट है रिसर्च में, वो यहां जा सकता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, बच्चों स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले, मॉलिक्यूलर फिजिक्स वाले, एटॉमिक फिजिक्स वाले यहां पे जाके अपने सपने को क्या कर सकते हैं जी, सच कर सकते हैं। कंडेंस मैटर फिजिक्स पे अच्छा काम है। नैनो टेक्नोलॉजी पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हम एनएमआर बोलते हैं, एनएमआर की बहुत ज्यादा रिसर्च है आईआईएसटी में। इवन ईएसआर की भी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस बोलते हैं, इसकी भी क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या रिसर्च है आईआईएसटी में। नोवेल मेथड एंड एप्लीकेशन, ठीक है जी, नॉन लीनियर डायनेमिक्स पे काम है, केओस थ्योरी, बटरफ्लाई इफेक्ट्स वगैरह पे काम करते हैं। ठीक है जी, ऑप्टिक्स एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, जो कि आज के टाइम का सबसे ज्यादा क्या है, हॉट टॉपिक। और इन द एंड बच्चों, जिन बच्चों का सपना है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अपनी पीएचडी करने का, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया है, मौका ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से अपनी रिसर्च को परस्यू करने का। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने बोला कि वाई आईआईएसटी, तो ये है वो कारण जिसके लिए क्या हूं मैं, मोटिवेटेड हूं, मेरे को मोटिवेशन मिल रही है कि हाँ मैं यहां जाऊंगा और एक अच्छा शोध कार्यकर्ता यानी कि रिसर्चर बनूंगा। चलो जी, बात करते हैं जी सबसे पहले कि अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पूरे होने चाहिए। पहला है जी उसमें, एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन सिटीजन, तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि इंडिया के एड्रेस का आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी स्टेट का आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड तो है ही है ना, तो उसमें नेशनैलिटी क्या लिखी होनी चाहिए, इंडियन लिखी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कि आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 35 साल एज ऑन 9 मई 2023 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जो लोग ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है जी, वो तो भूल जाएंगे, वो उनको यहाँ एडमिशन मिलेगी। बट मेरे को पता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे, मेरे को पता भी 35 साल के नहीं हुए, बिल्कुल ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन तो आप हो ही, और 35 साल से कम भी हो, तो आप आराम से क्या कर सकते हो जी, आईआईएसटी में पीएचडी कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आओ आगे बढ़े। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो है अब बात कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर कैंडिडेट्स विद मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एज देयर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद 60% और 6.5 CGPA। जिन्होंने बच्चों क्या किया है जी, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, एमटेक वाले, ये नहीं कि एमएससी वाले अभी आएंगे, उसकी टेंशन ना लो आप। ठीक है, जिनकी क्या है 6.5 CGPA है, वो यहाँ पे आउट ऑफ किसमें स्केल कितना है, 10 या इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और बात कि यहाँ पे 6.5 है जी जनरल कैटेगरी के लिए, और हमारे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है जी, यहाँ पे 6 जीपीए का, सीजीपीए का क्या है जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप समझ पा रहे हो कि जनरल के लिए 6.5, जिन्होंने एमटेक की है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6 सीजीपीए का है। ठीक है जी, आओ जी आगे बढ़ते हैं। मास्टर्स ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम लीडिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज विद मिनिमम सीजीपीए ऑफ, बच्चों यहां पे मिनिमम सीजीपीए उनकी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले कैसे अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों नेशनैलिटी तो उनकी इंडियन है। अगर आपकी नेशनैलिटी इंडियन, अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो और आपकी नेशनैलिटी इंडियन है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हो, आईआईएसटी से अपनी इस पीएचडी को क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। समझ लो आपने मास्टर्स अपनी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है और आपका स्कोर क्या है जी, 8 सीजीपीए है आउट ऑफ 10, और आपकी क्या है नेशनैलिटी इंडियन, तो आप आराम से क्या कर सकते हो,
एलिजिबल हो IIST से PhD करने के लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फॉर कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, बच्चों जिन्होंने बीटेक की है, एज देयर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 75% होनी चाहिए जी, और जिसको हम 8 CGPA भी बोल रहे हैं आउट ऑफ 10। ठीक है जी। और बात करें यहां पे कि 7.5 जो है हमारी जो कैटेगरीज हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, SC, ST, PWD के लिए, तो क्या बोलना चाहते हैं जी, जिन बच्चों ने बीटेक की है, ठीक है, और वो जनरल हैं, क्या है, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो बच्चों आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 75% का, या बोलूं 8 CGPA आउट ऑफ 10 होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास क्या है बच्चों, यहां पे एक कैटेगरी है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC, ST, PWD, आप लोग जो है वो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी 70% का, और यहां पे बात करें तो 7.5 CGPA का। अब आता है मेन पॉइंट कि सर बीटेक वाले कैसे एलिजिबल हैं, तो बीटेक वाले ऐसे एलिजिबल हैं, उनके पास एक और चीज होनी चाहिए, उसका नाम है बच्चों क्या, गेट स्कोर। तो गेट स्कोर बीटेक वालों के पास होना चाहिए। गेट स्कोर क्या है, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तभी ही वो क्या है, एलिजिबल है, वरना वो एलिजिबल नहीं है। अगर आपने गेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया हुआ तो आप इस कोर्स के लिए, इस IIST से PhD के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आओ जी बढ़ते हैं आगे। कैंडिडेट्स विद फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ गेट स्कोर। अब यहां पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि बीटेक वाले को क्या चाहिए जी, गेट स्कोर चाहिए, बट अब एक और बात है, अब कई कैटेगरीज के लिए गेट स्कोर नहीं चाहिए। बीटेक वाले के अंदर भी क्या है, कुछ सब कैटेगरीज, अगर आप बीटेक हो और आप इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हो तो आपको गेट स्कोर भी नहीं चाहिए। तो आओ जी देखते हैं। तो बैचलर्स वालों, बीटेक वालों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो, वेस्ट मत करो। अगर आप देख लो जी, अगर आप बच्चों IIT से पढ़े हो, आप IIT से पढ़ते हो, आप IIST से पढ़े हो, ठीक है, और आपकी CGPA क्या है 8, तो आपको गेट स्कोर भी देने की जरूरत नहीं है। आपका गेट अगर है बेशक नहीं है, आप क्या हो, एग्जेम्प्टेड हो, ठीक है जी, आपको गेट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीटेक जिन लोगों ने भी कहां से की है जी, अपनी IIT से या IIST से ही की है, ठीक है जी, विद मिनिमम क्या बच्चों, यहां पे CGPA आपकी 8 होनी चाहिए जनरल के लिए, ये जनरल की बात है। और बच्चों यहां पे समझ लो आप कैटेगरी में हो, EWS है, OBC है, ST है, SC है, PWD है, आप लोग भी क्या हो, IIT से पढ़े हो, IIST से पढ़े हो, तो आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी 7.5 CGPA। जनरल के लिए इज 8 और हमारी कैटेगरी के लिए इज 7.5। ये जो हैं लोग, इनको गेट स्कोर की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यही वाले IIT और IIST। ठीक है जी, आओ जी आगे बात करें। एप्लीकेंट्स विद ड्यूल डिग्री, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स इन साइंस फ्रॉम IIT एंड IIST विद CGPA 8, ठीक है जी। अब ये क्या है जी, दूसरी कैटेगरी, जिन बच्चों के पास ड्यूल डिग्री है, जैसे कि उन्होंने क्या की है, अपनी बैचलर्स की है और MSc की है किसी IIT से, पहले उन्होंने बीटेक की, फिर उन्होंने क्या की, अपनी मास्टर्स की IIT से या IIST से, ये लोग भी क्या हैं, एलिजिबल हैं IIST के PhD के लिए, और इनको गेट स्कोर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें भी वही बात कि कैटेगरी वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 8 CGPA, और कैटेगरी EWS जो हमारा ST, SC, EWS, OBC एंड PWD वालों के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 7.5। ये लोग भी क्या है, गेट स्कोर से एग्जेम्प्टेड, ये लोग भी क्या है, गेट स्कोर से एग्जेम्प्टेड हैं। कौन कौन से, पहले तो जिन्होंने IIT से या बच्चों IIST से अपनी बीटेक की है, वो गेट स्कोर से एग्जेम्प्टेड है। दूसरे जिनके पास ड्यूल डिग्री है, जिन्होंने बीटेक की और MSc IIT से की है या फिर IIST से की है, ये लोग भी क्या है, गेट स्कोर से एग्जेम्प्टेड है। तीसरा बच्चों, तीसरी बात सुन लो, एप्लीकेंट हु हैव क्लियर्ड NET टेस्ट सच एज
वैलिड यूजीसी CSIR नेट। ठीक है, अगर आपके पास नेट, अगर आपने बच्चों क्या किया है, क्वालिफाई किया है, अगर आपके पास नेट है तो भी आप क्या हो एलिजिबल, उसमें बेशक JRF हो, बेशक क्या हो, लेकिन आपके पास क्या हो, लेक्चररशिप हो, दोनों ही क्या हो, एलिजिबल हो IIST से PhD करने के लिए। और आपको गेट स्कोर दिखाने की जरूरत नहीं है। या फिर आपने NBHM का एग्जाम दिया हो, आपके पास वैलिड स्कोर होने चाहिए इसके NBHM के, या सबके नहीं, या NBHM, या हमारे पास नेट, या हमारे पास क्या होना चाहिए, जेस्ट होना चाहिए। ठीक है जी, इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन, जैसे फिजिक्स में आपने जेस्ट दे दिया और आपका क्वालिफाई हो गया, ठीक है जी, तो आपको गेट स्कोर दिखाने की जरूरत नहीं, आप अपना जेस्ट स्कोर दिखाओ और IIST में एडमिशन के लिए क्या कर दो, अप्लाई कर दो, PhD एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है जी, एप्लीकेंट्स अप्लाइंग विद देयर जेस्ट स्कोर शुड हैव सिक्योर्ड अ रैंक विद इन फर्स्ट 400। तो जेस्ट वालों के लिए बात सुन लो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पास गेट स्कोर नहीं, आपने जेस्ट का एग्जाम क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, तो आप डायरेक्ट IIST में PhD जो फॉर्म है उसको भर सकते हो। बट इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपका जेस्ट का स्कोर 400 रैंक के क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। 400 रैंक के ऊपर वो अप्लाई ना करें, उनकी बात नहीं बनेगी। आओ जी आगे बढ़े। कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री एज देयर हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए, अब सुन लो, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्या की है, अपनी MSc की है, मास्टर्स ऑफ साइंस की है। ठीक है जी, आप लोग क्या हो, डायरेक्ट एलिजिबल हो। आओ देखिए कैसे, आपको क्या क्या चीजें चाहिए मास्टर्स MSc वालों के लिए। MSc इन द रेलेवेंट एरिया विद मिनिमम 60%। बच्चों 60% ये किसके लिए है, जनरल के लिए है, या 6.5 जिसको मैं बोल रहा हूं CGPA आउट ऑफ 10। और बच्चों हमारी कैटेगरी जो है EWS, OBC, ST, SC एंड PWD के लिए बच्चों है 55%, या जिसको हम बोल रहे हैं 6 CGPA आपकी क्या होनी चाहिए जी, होनी चाहिए MSc में, so दैट आप क्या कर सकते हो, IIST में अप्लाई कर सकते हो PhD के लिए। अभी आगे सुनो, अभी आगे और भी है। ठीक है जी, अब बात करें, दे मस्ट हैव क्लियर्ड नेट का एग्जाम, उनके पास नेट का एग्जाम होना ही चाहिए। ठीक है जी, वो दोनों चीजें हो सकती हैं, या JRF भी हो सकती है, लेक्चररशिप भी हो सकती है, या फिर आप क्या कर लो, NBHM का एग्जाम क्वालिफाई कर लो, या आप जेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई कर लो, या आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लो। इन पांचों एग्जाम में से आप कोई भी एक टेस्ट क्वालिफाई अगर आपका हुआ है, अगर आपने NBHM की हो, अगर आपने नेट का क्वालिफाई किया, आपने गेट का, या आपने बच्चों जेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, और आपकी मास्टर्स में जनरल कैटेगरी के लिए पहले आपकी मास्टर्स में आपके 60% है, तो आप सीधा जाके फटाफट अप्लाई कर दो, यू आर एलिजिबल। और बच्चों अगर आपने नेट का एग्जाम दिया है, NBHM दिया है, जेस्ट दिया है, गेट दिया है, इन चारों में से आपके पास कुछ भी है, और आपका 55% है, कैटेगरी वालों के लिए बोल रहा हूं, OBC, EWS, ST, SC, PWD, बच्चों सीधा जाके मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई कर दो IIST PhD के लिए, आप क्या हो, एलिजिबल हो। आओ आगे देखें। अब देखो जी गेट, अब गेट स्कोर में भी क्या है जी, कुछ बात, अगर आपके पास गेट है तो गेट के लिए भी क्या है, जैसे जेस्ट के लिए आपका रैंक होना चाहिए 400 से कम होना चाहिए, वैसे ही गेट के लिए भी सुन लो जी, अगर आपको गेट स्कोर है तो कौन से बच्चे किस गेट स्कोर वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उनके बारे में चर्चा करें। गेट स्कोर ऑफ मिनिमम 300। ठीक है जी, तो अगर मतलब इसमें ये रैंक की बात कर रहे हैं, अगर 300 रैंक से आपका कम है रैंक, तो आप फटाफट जो है अप्लाई कर दो जनरल के लिए बच्चों। और 285 जो है, अगर आपका 285 रैंक से कम है, किसके लिए, OBC, EWS, SC, ST और PWD के लिए, आप यहां क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, अब जेस्ट की बात करें, विद जेस्ट स्कोर जो है वो क्या होना चाहिए जी, विद इन फर्स्ट 400, मतलब 400 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि जेस्ट स्कोर आपका 400 से नीचे रैंक वाला, और गेट का बच्चों 300 से नीचे रैंक वाला होना चाहिए। कैटेगरी के लिए बच्चों 285 के लिए होना चाहिए। गेट स्कोर क्या होना चाहिए कि जो रैंक है, अगर आपका, अगर आपके पास कैटेगरी है कौन सी, OBC, EWS, SC, ST या PWD, ठीक है, तो अगर आपके पास क्या है 55% अपनी मास्टर्स में, और प्लस एक तो 55% होनी चाहिए आपकी मास्टर्स में, दूसरा आप लोगों के पास समझ लो गेट का स्कोर है, डन, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास जेस्ट भी है, चलो पहले गेट की बात कर लेते हैं, अगर आपके पास 55% है, अगर आपके पास क्या है जी
बच्चों यहाँ पे गेट का स्कोर है और आपका स्कोर 285 से कम है तो सीधा जाके फटाफट अप्लाई करो। मैं कह रहा हूं कि 80 से 90% चांस है आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर आपके पास जेस्ट का स्कोर भी, अगर आपको गेट नहीं है, जेस्ट का स्कोर अगर आपके पास और उसका रैंक 400 से कम है तो भी बच्चों आप सीधा क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब बात रही जनरल कैटेगरी की, अगर आपके मास्टर्स में 60% हैं, अगर आपके पास गेट स्कोर है 300 से कम, ठीक है, तो फटाफट जाके अप्लाई कर दो। मैं वही बोल रहा हूं 80 से 90% बात बन जाएगी। गेट स्कोर नहीं है, जस्ट का स्कोर है, पर वो क्या है 400 से कम है, तो भी जाके अप्लाई कर दो, बात बन जाएगी। ठीक है, आप लोग क्या हो, एलिजिबल हो। चलो जी आगे बढ़े। अब एप्लीकेंट्स विद बैचलर डिग्री विद 4 ईयर ड्यूरेशन, तो जिनके पास 4 ईयर जो है बैचलर डिग्री एज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब कि आओ जी देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, बैचलर डिग्री विद 4 ईयर ड्यूरेशन इन साइंस बच्चों 75% इनके होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है जी, और हमारे 70% होने चाहिए बच्चों कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी। दे मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, बच्चों उनका नेट का स्कोर होना चाहिए, ठीक है जी, या फिर आपने क्या किया हो, क्वालिफाई एनबीएचएम, जेस्ट, गेट, और बच्चों यहां पे वही सारी चीजें सेम कि आपका गेट का स्कोर होना चाहिए अब 400 से कम, और बच्चों कैटेगरी वालों के लिए 380 से कम। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बैचलर की जो ड्यूरेशन थी इनकी 4 साल की है, जिन बच्चों की बैचलर्स की ड्यूरेशन 4 साल की है, और अगर आपके पास ये चारों एग्जाम्स में से कोई भी एक एग्जाम है, समझ लो आपके पास गेट का एग्जाम है और आपका रैंक जो है 300 से कम है जनरल कैटेगरी के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस इसमें एक और बात है कि आपके 75% होने चाहिए। जिन बच्चों के पास कैटेगरी है, आपके पास कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 70% होनी चाहिए, या फिर आपका रैंक बच्चों 380 से क्या है, कम है, तो सॉरी हाँ 380 से कम है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है 380 से कम है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आओ जी आगे बढ़े। तो अब बच्चों कई बच्चों को होता है कि वो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी होती, पर उनका सपना है कि वो ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से क्या करें, अपनी पीएचडी को करें, ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी है यहाँ पे बच्चों, गवर्नमेंट सब कुछ आप लोगों के लिए भी रखती है। तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेंट्स हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, ठीक है जी, सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स या पीएसयूज या ऑटोनोमस बॉडी के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, फिर भी आप अपनी पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है जी, किसी ऑटोनोमस बॉडी के साथ जुड़े हो, आप सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो बच्चों आईआईएसटी आपको यहां भी मौका देता है। बस आपने क्या देखना है, अपना क्या बताना है जी, इंटरव्यू के टाइम आपको चाहिए एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जिसको हम बोलते हैं। आपका इंस्टीट्यूट अगर आपको, अगर जहां पे भी आप काम कर रहे हो आपको एनओसी दे देता है, ठीक है जी, तो आप इसको इंटरव्यू के टाइम दिखा के आप भी क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो यहाँ पे। पिछले वाले क्राइटेरिया तो सारे फॉलो करने ही है, बट आपके पास क्या होना चाहिए, एनओसी भी होना चाहिए, सो दैट आप क्या कर सको, यहां से आईआईएसटी से पीएचडी कर सको, ठीक है जी, फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, तो ये होना ही चाहिए आपके एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, एनओसी होनी चाहिए आपके पास। चलो जी आगे बढ़े। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा जी, अब सिलेक्शन, अब चलो जी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो बात कर ली, तो आप लोग एलिजिबल थे, आपने अप्लाई कर दिया, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शंस कैसे होंगी, आओ देखें। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इफ दे सिक्योर मिनिमम 50%। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हो, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है जी, अभी सब कुछ आगे मैं जो है इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूंगा। अगर आपके उसमें 50% हैं, ठीक है जी, कितने परसेंट है, 50% है सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए में पहले क्या होगा, इसमें कितने सेक्शंस रहेंगे बच्चों, इसमें 2 सेक्शंस रहेंगे, इस ऑनलाइन टेस्ट में 2 सेक्शन रहेंगे, एक है सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में बच्चों क्या है जी, क्वेश्चंस हैं एप्टीट्यूड और 12th लेवल मैथमेटिक्स के, क्या 12th लेवल मैथमेटिक्स के क्या है, एप्टीट्यूड और 12th लेवल मैथमेटिक्स के क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में जो आपकी फील्ड है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो बच्चों आपको 50% सिक्योर करना है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में, और आप क्या हो जाओगे, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। आगे बात करें, देयर विल बी 5% रिलैक्सेशन फॉर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है जी, candidates that is ST, ST, PWD, OBC candidates are required to combine marks of 45%
above for section A and section B। तो यहाँ पे बच्चों 50% का क्राइटेरिया जो है वो हमारे जनरल कैटेगरी के लिए है, और मेरे प्यारे बच्चों ST SC OBC PWD और EWS वालों के लिए 45% का क्राइटेरिया। तो आप दोनों कैटेगरीज का क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है जी, जनरल का भी और हमारी ST SC PWD OBC EWS सबका क्या होगा, एग्जाम होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या आएगा, सेक्शन ए में आएगा जी एप्टीट्यूड आएगा और 12th का मैथमेटिक्स आएगा। सेक्शन बी में आपके रेलेवेंट एरिया, जैसे समझ लो फिजिक्स है तो फिजिक्स आएगी। क्या अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में 50% मार्क्स स्कोर करने, तो आप शॉर्टलिस्टेड हो। अगर आप किसी कैटेगरी से हो जैसे कि ST SC PWD OBC EWS, तो आपको 45% जो है मार्क्स क्या करने हैं जी, सिक्योर करने, तो आप क्या हो, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। आओ जी आगे बढ़े। There will be 70% of PhD ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड 30% ऑफ। अब अगर आप क्या हो गए हो, अब शॉर्टलिस्ट हो गए हो, तो 70% जो है आपके मार्क्स जो हैं वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के जुड़ेंगे और 30% आपके इंटरव्यू के। तो 100% जब कंबाइन देखा जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी जी, सिलेक्शन हो जाएगी। तो इंटरव्यू में तो मुझे पता है बच्चे कर लेंगे। इंटरव्यू के लिए हम क्या करेंगे जी, आपके लिए एक स्पेशल जो है लेक्चर रखेंगे, यूट्यूब पे ही रखेंगे, तो दैट मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू के लिए क्या कर सकें, पूरी तैयारी कर सकें। ठीक है, आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सब के बारे में हम क्या कर लेंगे, एक बार चर्चा कर लेंगे। चलो जी आगे पढ़े। द कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 10 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन द इंटरव्यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो 30 मार्क्स का समझ लो, 70 नंबर का क्या था ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट और 30 मार्क्स का क्या था इंटरव्यू, और आपके समझ लो 70 में से 70 आ गए। कितने, 70 में से 70 मार्क्स आ गए आपके। अब 30 में से आपके 10 नंबर ही जुड़े हैं सिर्फ, तो बच्चों तो भी आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों यहाँ इंटरव्यू के मार्क्स भी जो 30% है वो भी लाने, 30 में से कम 20 की लाइन में लेके आओ तो बात बन जाएगी, या 15 प्लस आपके मार्क्स हो तो भी क्या होगी, बात बन जाएगी। द कंबाइंड मार्क्स ऑफ PhD ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू शुड बी 60% एंड अबव। तो आपका क्या होगा, जब मार्क्स को कंबाइन किया जाएगा तो अगर आपके 60% बन गए दोनों को मिला के, ठीक है, 70-30 में से आपको कितने लेने हैं, 60%। 70% आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर, 30 आपके जो है इंटरव्यू के, इसमें से अगर आपके 60% बन जाते हैं तो बच्चों आप क्या हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे, टू बी सिलेक्टेड। ठीक है जी, 60% ये किसके लिए है, आप ये भी सुन लो कि 60% मार्क्स किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और बच्चों हमारी कैटेगरीज जैसे कि ST SC OBC EWS PWD आप लोगों के लिए कितने हैं जी, 55% मार्क्स। 55% मार्क्स जो हैं वो आप लोग क्या हो जाओगे, सीधा ही एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए, एडमिशन के लिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 60% मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। ठीक है जी, आओ जी आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो IIST के एडमिशन पोर्टल पे आपको क्या हो जाएंगे जी, दिख जाएंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आप बात करोगे कि सर समझ लो कि हम वहां चले गए, अब पता नहीं फीस क्या होगी। तो फीस स्ट्रक्चर जो होगी बच्चों बहुत ही ज्यादा क्या है जी, आओ बात कर लें, बड़ी ज्यादा क्या है, सिंपल, बड़ी ज्यादा समझने, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा फीस नहीं है। आओ फीस स्ट्रक्चर के बारे में क्या कर लेते हैं जिक्र। तो ट्यूशन फीस बच्चों पर सेमेस्टर आपकी रहेगी जी 2500 रुपया, 2500 रहेगी जी क्या आपकी ट्यूशन फीस। ठीक है, अदर फीस और सेमेस्टर तो पूरे सेमेस्टर की मिला के आपकी जो फीस बनेगी, आपकी बच्चों जो फीस बनेगी वो बनेगी जी, देख लो जी 4950 आपकी क्या रहेगी जी, फीस रहेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, अदर फीस में अगर आप देखो तो ये क्या है जी, 2500 तो आप दे ही रहे हो। ठीक है जी, ये हमारी ट्यूशन फीस है, सेमेस्टर की फीस 4950 है, तो टोटल फीस इन दोनों को मिला के बनेगी, वो बनेगी जी, देखो टोटल फी हमारी कितनी बनेगी, 7450 है हमारी टोटल फीस होगी, 7450। अगर आपने हॉस्टल लेना है, तो पर सेमेस्टर हॉस्टल की फीस है 10,200 रुपए। कितने, 10,200 रुपए। हॉस्टल नहीं लेना, चलो कोई बात नहीं, तो आपने जो टोटल फीस पे करनी है सेमेस्टर की, वो क्या देनी है जी आपने, 7450। मतलब इसमें 4950 में 2500 प्लस कर लो, तो कितनी फीस देनी है आपने बच्चों, यहाँ पे देखो 7450 है, 7,450 रुपए जो है
आपकी एक सेमेस्टर की पीएचडी की फीस रहेगी। अगर हॉस्टल ले रहे हो तो 10,200 रुपया आपकी क्या है, हॉस्टल की फीस। ठीक है जी। अब एडमिशन फीस की पहले बात करें तो सबसे पहले आपने वन टाइम एडमिशन फीस भी भरनी है, जो कि कितनी रहेगी जी, 1500 रुपए रहेगी। फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे कॉशन डिपॉजिट या जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहते हैं, सिर्फ एक ही बार करना है, हर सेमेस्टर नहीं। जब पहली बार एडमिशन लेने जाओगे तो 5,000 रुपया जो आपने क्या करना है जी, वहां सबमिट कर देना है। ठीक है जी, रिसेप्शन पे या इंटरव्यू के जहां भी वो प्रोसेस होगा वहां आपने 5,000 सबमिट करना है। और ये बात बता दूं, ये जो 5,000 है ये रिफंडेबल है। जब आपकी पीएचडी खत्म हो जाएगी या बीच में कभी छोड़ना चाहते हो तो बच्चों आपको ये 5,000 रुपए आपके वापस मिल, ठीक है जी। तो आपके ये 5,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। अब अगर हॉस्टल को काट दें, हॉस्टल को काट दें, आपकी सेमेस्टर फीस कितनी थी, 7,450 रुपए। उसमें आपने क्या करना है, पहले तो एडमिशन फीस 1,500 और जोड़ लेनी है, और बच्चों हमारी 5,000 सिक्योरिटी फीस जोड़ के जो आपका नेट अमाउंट बनेगा 16,750 रुपए जो है आपकी टोटल फीस बनेगी। नहीं बनेगी, 16,750 रुपए क्या है आपकी बच्चों एडमिशन फीस है। कितनी, 16,750 रुपए। तो बच्चों ये बन गई जी हमारी 16,750 रुपए फीस। अच्छा, अब आप हॉस्टल लोगे तो रोटी भी खाओगे, है ना। तो मेस की फीस है बच्चों यहाँ पे 18,000 रुपए हमारी मेस की फीस है वहां पे। तो इन सब 16,750 रुपए 18,000 आप जोड़ लोगे तो आपकी नेट जो है, अब खाना खुना सब कुछ डाल के, रहना सहना सब कुछ करके, जो आपकी फीस है पर सेमेस्टर 42,200 रुपए। तो मात्र 42,000 आपकी सेमेस्टर फीस है, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, इंक्लूडिंग योर खाना, इंक्लूडिंग योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है जी, और ट्यूशन फीस सब कुछ मिला के 42,200 इज द नेट पेएबल अमाउंट फॉर अ सेमेस्टर। ठीक है जी, ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की है, ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की ही है, बिकॉज इसमें हमारा ये जो अमाउंट है 1,500 और 5,000 ये एक ही बार जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर में जब सेकंड सेमेस्टर थर्ड फोर्थ शुरू होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इनकी जो टोटल फीस रहेगी 37,700, तो 35,700 रुपए आपकी क्या होगी, सेकंड सेमेस्टर से फीस लगनी शुरू हो जाएगी। तो आपने फिर हर सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कितनी फीस देनी है, 42,200। सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स यू हैव टू गिव द फीस 35,700। तो ये है जी क्या हमारा फीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं जी, तो मैं चला गया आईआईएसटी, मैंने सारी 42,000 वगैरह सब कुछ फीस पे कर दी। सर पीएचडी बहुत लंबी है सर, मैं सरवाइव कैसे करूंगा। तो आईआईएसटी बच्चों पीएचडी में आपको फेलोशिप भी देती है। इस फेलोशिप की जो अमाउंट रहती है वो रहती है जी 31,000 पर मंथ। ठीक है, आओ देखते हैं। All scholars selected for the program specialization fundamental by IIST shall receive the fellowship of 31,000 per month. Research scholars, ठीक है जी, with UGC CSIR NET NBHM and state government science technology scheme etc shall draw the बच्चों क्या फेलोशिप। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज है क्या, CSIR NET, UGC, NBHM, स्टेट गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम है अगर आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, फेलोशिप को क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। फॉर ऑल रिसर्च स्कॉलर्स विद एक्सटर्नल फेलोशिप द कंसर्न्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई फॉर EST बच्चों PhD फी स्ट्रक्चर द फेलोशिप विल बी एनहांस्ड टू 35,000। ठीक है जी, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड रिव्यू आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस और रिव्यू देखी जाएगी, और ये जो फीस है ये 35,000 कर दी जाएगी, 31,000 से 4,000 जो है बढ़ा दी जाएगी, 35,000 कर दी जाएगी। स्कॉलर्स विल बी रिक्वायर्ड टू असिस्ट द डिपार्टमेंट इन द ट्यूटोरियल्स। ठीक है जी, आपको डिपार्टमेंट में जाके क्या होता है, टीचिंग असिस्टेंस भी होती है, वो पीरियड वगैरह सर्व करना पड़ता है आपको। ठीक है जी, थोड़ा सा एकेडमिक एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना होता है, लैब एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना होता है। ठीक है जी, तो मिनिमम कितना रहेगा वो 6 आवर पर वीक, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो ये सारा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसका, फेलोशिप अवेल करने का। तो पहले 2 साल 31,000 पर मंथ, उसके बाद आपकी जो फेलोशिप है वो बढ़ जाएगी 35,000 पर मंथ हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, आओ जी बात करें अब। तो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरना है, अब ये जो लिंक आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है जी, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो,
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल लेंस में जाके इसको इतने से एरिया को क्या करो, आप सिलेक्ट करो, ये आपको डायरेक्ट IIST की एडमिशन वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन एट IIST पोर्टल, ठीक है। ये पोर्टल है जी, यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह लिख देता हूँ, ये है जी हमारा पोर्टल। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन द ऑनलाइन विल बी कंसीडर्ड, जो ऑनलाइन रिसीव हुई हैं वही ही क्या होंगी, रिसीव सिर्फ मानी जाएंगी। आप IIST को अगर चिट्ठी लिख रहे हो एप्लीकेशन की, तो बच्चों वो मानी नहीं जाएगी, ठीक है। आप बोलोगे सर मेरे को एडमिशन फॉर्म जो है आप पोस्ट कर रहे हो उनको, तो वो माना नहीं जाएगा। आगे बात करें, द एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन रिसर्च एरिया। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि अगर आप एक से ज्यादा रिसर्च एरिया में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है जी, इन द सेम डिपार्टमेंट ही और शी नीड टू पे एन एडिशनल एप्लीकेशन फी। कई बार होता है कि जो कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, वो एक से ज्यादा रिसर्च एरियाज में क्या करना चाहता है जी, अप्लाई करना चाहता है सेम डिपार्टमेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी। ये उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो क्या करना चाहते हैं जी, एक से ज्यादा रिसर्च एरियाज में जाना चाहते हैं सेम डिपार्टमेंट में, ठीक है। द एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। एप्लीकेंट्स हु विश टू अप्लाई टू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, अब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अगर कोई बच्चा, ये तो सिंगल डिपार्टमेंट के लिए तो एडिशनल फीस है ही है, ठीक है, मल्टीपल रिसर्च एरियाज के लिए। अब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में भी समझ लो, आप एवियोनिक्स में भी जाना चाहते हो, फिजिक्स में भी जाना चाहते हो, तो आपकी फीस तो भी लगेगी। वो डिपेंड करेगा जो आपके डिपार्टमेंट की फीस है। अब एवियोनिक्स की क्या फीस है, फिजिक्स की क्या फीस है, वो उस पे क्या करेगा जी, डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे विल हैव टू पे द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फी, तो एप्रोप्रिएट लिख दिया गया, इसीलिए कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रखा। एप्रोप्रिएट मतलब डिपार्टमेंट वाइज ये क्या करेगी जी, वेरी करेगी, ठीक है जी। आओ जी बढ़े आगे। तो बच्चों यहाँ पे ये है जी, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। अब आती है बात कि एप्लीकेशन फॉर्म इसका कितने का है, तो मात्र जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए बच्चों इसकी फीस है 700 रुपए, 700 रुपए का, मात्र 700 रुपए का ये फॉर्म है बच्चों। SC ST PD एंड वुमेन, तो लड़कियां जो हैं वो ध्यान से सुने, आप लोगों की फीस जो है 350 रुपए है, ठीक है जी। बेशक आप देख लो बच्चों यहाँ पे, बेशक आप जनरल कैटेगरी के ही क्यों ना हो विमेन, आपकी फीस 350 है। SC ST PD वालों के लिए क्या है, फीस 350। जनरल EWC एंड OBC कैंडिडेट की क्या है बच्चों, 700 रुपए क्या है फीस, ठीक है जी। ये क्या है, एप्लीकेशन फी, जो हमारे जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे इस लिंक पे जाके, तो हमारी ये क्या है, एप्लीकेशन फी है। अब बात करें जी लास्ट स्केड्यूल क्या है IIST एडमिशन का, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आओ देखें। तो बच्चों यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन और एंड एप्लीकेशन जो है 6 अप्रैल को शुरू हुई है, 6 अप्रैल को जो है वो शुरू हुई है हमारी ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है जी। सबमिशन जो है 6 अप्रैल को शुरू हुई है, और ये वेबसाइट तक, जो वेबसाइट पे बच्चों ये इसकी लास्ट डेट है 9 मई। तो 6 अप्रैल से लेके बच्चों 9 मई तक क्या है, आप लोगों के पास टाइम है। आप जाओ वेबसाइट पे जाओ और फटाफट जो है फॉर्म को भर दो। अब बात करें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, पहले तो फिर क्या होगा, जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो बात आएगी वो आएगी जी हमारी। अच्छा, अब क्या होगा कि आप सब लोग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां भरोगे, सारी वहां पे क्या होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि हाँ, कई बार होता है कि कई बच्चे एलिजिबल ही नहीं होते, वो फिर भी अप्लाई कर देते हैं, तो उन सबको क्या किया जाएगा, छटा छटाई की जाएगी। तो बच्चों 19 मई तक वो आपको बता देंगे कि हाँ आप शॉर्ट लिस्टेड हो, आप फाइनलाइज्ड हो, अब आ जाओ, क्योंकि आपका क्या है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि होने वाला है कब, 30 मई को क्या है आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। कब है जी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, 30 मई को। तो ये जो डेट्स हैं इनको अच्छी तरह याद रखो। 6 अप्रैल को फॉर्म निकला है, 9 मई इसकी लास्ट डेट है, 19 मई तक आपको बता दिया जाएगा आप जो है एलिजिबल हो के नहीं, ठीक है। 30 मई को क्या है आपका ऑनलाइन टेस्ट। अब सुनो बच्चों, यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा 6 जून को, तो 30 मई के बाद आपको 5 या 6 दिन दिए जाएंगे आराम से, ठीक है जी। 6 दिन में ही इन्होंने अपना रिजल्ट जो है अनाउंस कर देना है। इंटरव्यू होगा फिर बच्चों यहाँ पे 13 से 16 जून, मतलब जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 5 से 6 दिन या 7 हफ्ता या 2 हफ्ते बाद, या हफ्ता लगा लो, क्योंकि 6 तारीख को अगर रिजल्ट आ रहा है तो 13 को ये लोग हमें बुलाएंगे कहाँ, इंटरव्यू के लिए। 13 से 16 क्या होंगे, अलग अलग स्लॉट्स में इंटरव्यू रखे जाएंगे, एक ही दिन सारे के सबके इंटरव्यू नहीं करवाएंगे। 13 से 16 के बीच, या 13, 14, 15, 16 ऐसे भी ये रख सकते हैं, इनकी मर्जी है। तो इंटरव्यू डेट्स क्या है, 13 से 16 जून,
ठीक है। और बच्चों डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन, अब 13 जून को आपने 13 जून को क्या दे दिया जी, इंटरव्यू दे दिया, तो आपकी जो सिलेक्शन है होगी या कि नहीं, प्रोविजनल प्रोविजनल वो आ जाएगी बच्चों हमारी 27 जून को आ जाएगी। 27 जून को आपको पता चल जाएगा कि आप लोग सिलेक्ट हुए हो कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको बता दूं तो आपको सारा समझ आ रहा है ना कि 6 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है, 9 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की 30 मई को। ठीक है। रिजल्ट का पता लगेगा जी 6 जून को। इंटरव्यू डेट्स क्या हैं जी, 13 को, 13 14 15 16 इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा जी 27 जून को। और बच्चों अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो गई, भगवान करे कि सबकी सिलेक्शन हो, ठीक है जी, तो आपको IIST वाले जो बुलाएंगे आपको 10 जुलाई को, वो आप बुला लेंगे आपको 10 जुलाई को इंस्टीट्यूट में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग। तो 10 जुलाई से आप 2023 आप अपनी PhD को क्या करोगे जी, शुरू कर दो। 10 जुलाई 2023 से आपको क्या किया जाएगा, रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा इंस्टीट्यूट में, IIST में आपको बुलाया जाएगा और आपकी PhD इनरोलमेंट हो गई, सब कुछ हो गया और आप क्या करोगे जी, अपनी PhD को शुरू कर दो। ठीक है जी। तो ये है जी वो थोड़ी छोटी सी जर्नी है, 2-3 मंथ्स की ही जर्नी है ये। आप देख पा रहे हो कि 3-4 महीने में ही आपके जो सपना है एक शोध कार्यकर्ता बनने का, एक रिसर्चर बनने का, वो क्या हो जाएगा जी, पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप आपको सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, फीस स्ट्रक्चर से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके इंपॉर्टेंट डेट से लेके, डेट्स नहीं भूलना। ठीक है जी। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, लो मैं पीछे हो जाता हूँ, तो यहाँ पे इन डेट्स का बच्चों क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों बात सुनो, एप्लीकेशन फॉर्म जो है 9 मई तक खुले हैं, तो इसको जाके 9 मई से पहले आपने भर देना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको, ऐसी ही इंफॉर्मेशन हम लाते रहेंगे। ठीक है। और बहुत जल्दी जो है हम इंटरव्यू के लिए भी है कुछ लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।